वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल thescience.com। तो ये हमारा अब तक 5 वीडियो अपलोड हो चुका है ग्रेविटेशन चैप्टर का, जिसमें पार्ट नंबर 5 में अभी मैंने 100 एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिए हैं। अब जो ये मेरा पार्ट नंबर 6 वीडियो ग्रेविटेशन का, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करेंगे, एज वेल एज हमारे न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल दिए हुए हैं इजी वे में, और कैलकुलेशन कैसे इजी वे में फटाक से परफेक्ट आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, हम पहले एक्सरसाइज देख लेते हैं कि एक्सरसाइज में क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। तो जो तुम्हारा एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें जो भी मैच द कॉलम दिया हुआ है उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। वो मैच द कॉलम बहुत इजी है, कर सकते हो। ओके, इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हो। फिर जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन, पार्ट नंबर 3 या पार्ट नंबर 4 में मैंने डिफरेंस बिटवीन लिख के दिया है, वो आप जाके देख सकते हो। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है कि डेफिनेशन से बी वाला क्वेश्चन, सब डेफिनेशन कर लो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और सी वाला क्वेश्चन कैपलर लॉ कैसे यूज करना है, तो मेरा पार्ट नंबर 2 होगा, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया है। फिर जो डी और ई है, दोनों को क्रॉस कर लो। डी क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ना, ई क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पढ़ना, फोर्थ और फिफ्थ नहीं पढ़ना, कभी नहीं पूछा जाता बोर्ड एग्जाम में। ओके, टेंशन मत लो। फिर आया थर्ड वाला क्वेश्चन, जी का वैल्यू 0 की होता है। जी का वैल्यू 0 की होता है, इसके ऊपर भी आंसर मैंने परफेक्टली लिख के दिया हुआ है मेरे पार्ट नंबर 3 वाले वीडियो में। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के एंड में। फिर जो दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और फिर पूरे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है, तो हम देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, 2 कंडीशन दिया हुआ है। एक बार बोला है कि एक प्लैनेट है जो रिवॉल्व कर रहा है, ये मान लो सेंटर में कौन है, सन है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना, आर। रिवॉल्व कर रहा है और उसको एक राउंड मारने के लिए, यहाँ से सपोज यहाँ आने के लिए, फिर से ये पॉइंट ए है, ये प्लैनेट को यहाँ से जाके फिर यहीं आने के लिए उसको टाइम लग रहा है टी। ओके, फिर उसने बोला है कि अब प्रूफ करो कि जब उसका जो डिस्टेंस है, जो सन है सेंटर में, उस सन से और ये जो प्लैनेट का ऑर्बिट है उसके बीच की दूरी जब 2r हो जाएगी, तो जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा, जो यहाँ पर मान लो ये प्लैनेट ए है, पॉइंट ए है, यहाँ से इसको एक राउंड मारने में जो समय लगेगा, वो समय कितना लगेगा ये प्रूफ करना। समय कितना लगेगा, 8 टाइम अंडर रूट 8 टाइम्स टी, मतलब ये तुम्हें प्रूफ करना है। ठीक है, चालू करते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या ही लिखेंगे, एक बार लिखोगे फॉर फर्स्ट प्लैनेट, और एक क्या है फॉर सेकंड प्लैनेट। तो फर्स्ट प्लैनेट के लिए क्या दिया हुआ है, फर्स्ट प्लैनेट के क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का, प्लैनेट एंड सन। प्लैनेट और सन के बीच, सन है, स्टार है, स्टार मतलब सन ही होता है। ओके, प्लैनेट और सन के बीच का डिस्टेंस कितना दिया भैया, टी, डिस्टेंस को आर बोलते हैं, सॉरी, डिस्टेंस दिया आर। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या दिया हुआ, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, कैपिटल टी। ऐसे सेकंड प्लैनेट के लिए लिख दोगे कि डिस्टेंस, सेम लाइन, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन कितना दिया हुआ है, 2r। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मत लिखना, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन प्रूफ करना है, तो यहाँ 2 फाइंड नहीं होगा, इस बार क्या होगा 2 ही होगा, बट क्या होगा, प्रूफ होगा। प्रूफ करना है तुम्हें, क्या प्रूफ करना भैया, कि पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन will be under root 8 times t when distance between किसके between, distance between planet and star, planet और स्टार कितना होगा, is 2 टाइम r। क्या बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन प्रूव करना कि अंडर रूट 8 टाइम्स टी के बराबर होगा। इतना समय लगेगा एक राउंड मारने के लिए, जब क्या होगा, व्हेन जब क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2r।
ये तो पहले से दिया हुआ है कि समय लगेगा t जब डिस्टेंस होगा r, ये दिया हुआ है, बोल रहा है ये प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, कर लेंगे। यहाँ पर सोचो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन और डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड द सन स्टार, केपलर का थर्ड लॉ याद आता, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू कैपलर्स, ये कैपलर का कौन सा लॉ, कैपलर्स थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू कैपलर्स थर्ड लॉ, कैपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन दैट प्लैनेट। ये कहता है, ये उसका लॉ है, नहीं बताओगे तो भी चलेगा बट ये लॉ है भैया। अब मैं क्या लिखूंगा, व्हेन, जब क्या होगा, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का डिस्टेंस, किसके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार इज आर देन पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब होता है एक राउंड मारने के लिए जो समय लग रहा है, एक राउंड प्लैनेट को परफॉर्म करने के लिए कितना समय लग रहा है, तो द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज टी। तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, कैपिटल टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉट स्मॉल आर कैपिटल आर क्यूब। बोलोगे सर पहले वाले और दूसरे वाले में क्या अंतर है, अरे बालक तुमने लिखा है कैपलर का थर्ड लॉ है, कैपलर के थर्ड लॉ में स्मॉल आर रहता है, ये अभी तुमने कंडीशन लिखा है कि पहला कंडीशन क्या दिया है, ये पहले प्लैनेट के लिए हो गया क्योंकि पहले प्लैनेट का जो डिस्टेंस था दोनों के बीच का आर था और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी था। अब मैं लिखूंगा व्हेन, फिर से व्हेन क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन, किन दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच का, प्लैनेट एंड स्टार इज 2r। ये कितना हो गया, जब 2r होगा देन पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज, क्या होगा भैया पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या 2r है ना, तो 2r का क्यूब, तो टी स्क्वायर 2 का कितना हो गया 8 और ये क्या रहेगा r क्यूब। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करूंगा सेकंड इक्वेशन से, तो मैं क्या लिखूंगा, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट वाले को डिवाइड करो सेकंड से, फर्स्ट वाला क्या है टी स्क्वायर, अच्छा ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाएगा, इक्वल टू में बदल जाएगा जब प्रोपोर्शनल वाले को डिवाइड करते हैं एक दूसरे से। ये क्या भैया टी स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ है 8 टाइम आर क्यूब। अच्छा एक मिनट, ये पहले वाले प्लैनेट का था तो इसको 1 लेके चलता हूँ, यहाँ दूसरे वाले प्लैनेट का टाइम पीरियड है तो इसको 2 लेके चलता हूँ। ओके तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा। यहाँ देखो ये आर क्यूब मर जाएगा, बचेगा क्या, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन फर्स्ट प्लैनेट डिवाइड बाय टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन सेकंड प्लैनेट इज इक्वल टू कितना है भैया 1/8 बचा। टेकिंग क्या लूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, देखो भैया टेकिंग स्क्वायर रूट अगर ले लिया दोनों तरफ तो ये क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर आगे आएगा फर्स्ट वाले और ये सेकंड वाले बराबर किसका है 1/√8। सबको अंडर रूट में लिया, ये भी लिया पूरे को रूट में, और अगर ये पूरे को यहाँ लिख देता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड लिया तो क्या होगा, 1 का तो स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, पर 8 का तो 8 बाहर नहीं निकलता है, ऐसे ही रहेगा। और फाइनली जो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ओके मैं कहाँ लिख दूँ, ये पार्ट तो बहुत ज़्यादा चमक रहा होगा तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, देखो अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो T1 यहाँ आ जाएगा और T2 यहाँ चला जाएगा, T2 के 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नहीं बदलेगा, तो T2 इज इक्वल टू इसके बराबर आया T1 और √8 टाइम्स। और T1 क्या है, टाइम पीरियड, मैंने बताया था ना पहले प्लैनेट का टाइम पीरियड कितना है T ही है, तो T1 ना लिख के T लिखूंगा तो भी चलेगा
सेकंड वाले को 2 में लिखूंगा तो सेकंड वाले का कितना आ गया भैया, T1 ना लिख के मैं अगर √8T लिखता हूँ तो भी चलेगा, क्योंकि T1 किसका भैया, पहले प्लैनेट के टाइम पीरियड को बोला है ना, पहले वाला प्लैनेट को जो एक राउंड मारने के लिए समय लग रहा है, एक परफॉर्म करने के लिए, एक परफेक्ट सर्कल परफॉर्म करने के लिए, तो उसे जो टाइम लग रहा है वो T लग रहा है, तो T लिखूं या T1 लिखूं, पहले वाले के लिए दोनों चलेगा, पर सेकंड वाले के लिए तुम्हें T2 लिखना इज कंपलसरी। ओके, सेकंड वाले के टाइम पे जो समय लग रहा है, पहले वाले में T1 नहीं लिखोगे तो चलेगा। ओके, यहाँ ठीक है, T1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखते तो भी चलता, 1 ना लिखो, इसको सिर्फ T2 मेंशन करो। ओके, या T2 की जगह तुम T डैश भी मेंशन करोगे तो भी चलेगा, समझ रहे हो, यहाँ T1 ना मेंशन करके फिर इसको मेंशन करो। अच्छा, इसको अलग अलग दिखाने के लिए मैं यहाँ पर इसको 1 इसको 2 बोल रहा हूँ मेंशन करने के लिए, अगर सेम सेम रहेगा कट जाएगा, समय जो सॉरी जो डिस्टेंस है वो दुगना हुआ है तो R सेम ही रहेगा, बट तुम्हारा टाइम जो लग रहा है वो अलग अलग रहेगा, इसलिए T रहेगा और T2 रहेगा। ओके, तो फाइनली तुम्हारा प्रूव हो जाता है, जो सेकंड वाले प्लैनेट को रिवॉल्व करने के लिए समय लगेगा, अगर उसका रेडियस कितना होगा भैया, मतलब उनका डिस्टेंस कितना होगा 2r, तो समय जो लगेगा वो कितना लगेगा, √8 मल्टीप्लाई बाय T। ओके, यही होता है। ओके, तो एक्सरसाइज का जो न्यूमेरिकल फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल दिया हुआ पांचवे का पहला, वो पहला न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको 5 सेकंड लगता है रीच दी ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे पहुंच रहा है, मतलब ऊपर से गिर रहा होगा तभी तो ग्राउंड पे आ रहा है, 5 सेकंड लग रहा है। टाइम कितना दिया हुआ भैया, 5 सेकंड दिया हुआ है। कितना हाइट है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है, हाइट कितना भैया यहाँ तक आने के लिए 5 मीटर। अच्छा, मैंने बताया था हाइट मतलब अभी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, 5 मीटर दिया हुआ है और टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकंड लग रहा है। ठीक है, निकालना क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कितने से एक्सेलरेट हो रहा है हर सेकंड में, वो निकालना है। और ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना, टाइम है एस है, टी और एस है, तो टी एस का रिलेशन देने वाला कल ही बताया था सब, मतलब पिछले वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हूँ, एस टी का रिलेशन देने वाला कौन सा फॉर्मूला है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। अब अगर मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ तो सोचो क्या है मेरे पास, क्या नहीं है, एस है, टी है, जी निकालना ही है, यू चाहिए। अरे हमें पता है जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता तो यू का वैल्यू क्या लेना है, 0 लेना है ना। ओके, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है, नीचे से ऊपर जाता है तो v का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि फाइनली ऊपर जाके ये रेस्ट पर आने वाला हो जाएगा, इसीलिए हम फाइनल 0 लेते हैं जब कोई ऊपर जाता है। वैसे अभी ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका इनिशियल 0 लेते हैं। फॉर्मूला रहेगा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर s का वैल्यू पता है, यस 5 है, इक्वल टू u का वैल्यू 0 है, मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई, t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू भी 5 है, प्लस प्लस। ओके, यहाँ पर ये ब्रैकेट बना लिया करो, जब ये प्लस लगाया करो, पहले इस तरफ का कैलकुलेट होगा, इस तरफ का कैलकुलेट होगा, फिर एंड में प्लस होगा। हाफ g का वैल्यू कितना है, अरे वही तो कैलकुलेट करना है, t का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ क्या हो गया, 0 प्लस प्लस, 0 का 5 के साथ मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ इक्वल टू 5 है, मतलब इस तरफ 5 है, हाफ एज इट इज रखता हूँ, मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय 5 का 25 हो गया। ओके, और प्लस करके कुछ बदलने वाला नहीं, बदलने वाला, तो फाइनली कितना रहेगा, हाफ मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई बाय 25। यहाँ देख सकते हो कि ये 2 डिवाइड में है। ओके, और यहाँ आया तो मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई 2, यहाँ क्या होगा, जी मल्टीप्लाई 25, यहाँ हो गया 10। ओके, जी मल्टीप्लाई 25, 5 के टेबल से सामने सामने कट जाएगा। ओके, इक्वल टू 5 5 जा 5 2 जा, तो 2 इक्वल टू कितना है, जी मल्टीप्लाई 5, ये 5 इधर मल्टीप्लाई है, इधर क्या तो डिवाइड, तो 2 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू सी। अब सीधा लिख लेते हैं, जी बराबर क्या होगा 2/5, और अगर 2 को डिवाइड करोगे तो डिवाइड होने वाला नहीं है, 0 पॉइंट फिर हो जाएगा 20 और 4 जा, मतलब जी का वैल्यू कितना आया 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतने से एक्सेलरेट होगा पर सेकंड। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो फाइनली हमने कैलकुलेट, सेकंड दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, सेकंड देखते हैं। ओके, सेकंड न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ द प्लैनेट ए, तो प्लैनेट ए के रेडियस को लेके चलते हैं, क्या है, इज मतलब इक्वल टू है, इक्वल टू हाफ, हाफ मतलब क्या होता है 1/2, हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, ये एक पहला चीज मालूम पड़ा। और अब आप खुद सोचिए कि आर भी यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आए तो डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि आर ए रेडियस ऑफ प्लैनेट ए रेडियस ऑफ प्लैनेट बी अगर डिवाइड कर दे तो 1/2 के बराबर है, ये याद रखो। चलो फिर क्या लिखा हुआ है, इफ द मास ऑफ प्लैनेट ए इज ma, अगर प्लैनेट ए के मास को ma बोला है तो व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ द प्लैनेट बी, मतलब
प्लैनेट बी का जो मास होगा एम बी, ये कितना होगा ये हमें बताना है। फिर क्या बोला है, द वैल्यू, सो दैट द वैल्यू ऑफ जी, जो वैल्यू ऑफ जी है, ठीक है, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन बी, बी इज मतलब बताया था इक्वल टू हाफ, हाफ मतलब डिवाइड, दैट द वैल्यू ऑफ ए मतलब प्लैनेट ए। अब ये आप फिर से सोचिए, जी ए यहाँ का है, मल्टीप्लाई यहाँ गया तो डिवाइड हो गया, तो क्या बनेगा जी बी डिवाइड बाय जी ए इज इक्वल्स टू हाफ। ये दो चीज हमें मिला है क्वेश्चन से। इसको कैसे लिखते हैं मैंने सिखा दिया, ओके। इस मतलब क्या होता है इक्वल टू, और इसके बाद हाफ बोला तो हाफ, और उसके बाद बी बोला तो बी वाला आएगा, इसके बाद हाफ बोला तो हाफ, और हाफ के बाद ए वाला बोला तो जी आएगा, ठीक है। तो ये पता चल गया, अब हमें एम बी निकालना है, ओके। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, स्मॉल जी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो अल्फाबेट्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से सोचो ना, आर आ जाए, जी आ जाए, कैपिटल एम आ जाए, मास आ जाए, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला बनता है, स्मॉल जी का फॉर्मूला बनता है। स्मॉल जी बराबर क्या होता है, कैपिटल जी एम, कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ओके। वेयर द कैपिटल एम मतलब मास ऑफ द प्लैनेट, और आर, जब किसी भी प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है तो उस प्लैनेट का मास पता होना चाहिए, और उस प्लैनेट का क्या पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए, ओके। तो यहाँ मास और रेडियस से रिलेशन देने वाला ये सब टॉपिक्स है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं लिखूंगा फॉर प्लैनेट ए, अगर प्लैनेट ए का अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो क्या लिखाएगा, जी ए इक्वल टू क्या लिखाएगा, सेम फॉर्मूला यही रहेगा, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल जी कैपिटल जी का वैल्यू तो हर प्लैनेट पे सेम ही है, तो एज इट इज रखता हूं। एम जो मास होगा ए वाले प्लैनेट का डिवाइड बाय जो रेडियस होगा ए वाले प्लैनेट का। ऐसे मैं लिखूंगा, ये फर्स्ट हो गया, और ऐसे मैं लिखूंगा फॉर प्लैनेट बी। प्लैनेट बी का क्या रहेगा, स्मॉल जी बी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम, और बी वाले का मास और आर बी का स्क्वायर। कैपिटल जी को कुछ ए और बी क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसका वैल्यू तो हर प्लैनेट पे सेम ही होता है ना। चलो ठीक है, इसको मैंने क्या ले लिया, सेकंड। अब मैं लिखूंगा फिर से डिवाइड बाय फर्स्ट, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, सेकंड बाय फर्स्ट करोगे तो भी चलेगा, चलो। तो जी ए डिवाइड बाय जी बी, ओके। जो मेरा एलएचएस साइड है, एलएचएस को डिवाइड कर रहा है, आरएचएस को डिवाइड करेगा। यहाँ क्या है, जी एम ए डिवाइड बाय आर, ओके, ये इसके डिवाइड में ना, डिवाइड बाय आर ए का स्क्वायर होल डिवाइड बाय बी वाले का सामने रहेगा, तो बी वाले का क्या है, कैपिटल जी कैपिटल एम बी वाला डिवाइड बाय आर बी का स्क्वायर। देखो कैपिटल जी तो कट जाएगा, ओके। और यहाँ देखो ये तो कैपिटल जी, अच्छा इसका वैल्यू हमें पता है, जी ए अपॉन जी बी, नहीं सर और हमें जी बी अपॉन जी ए, अरे खुद सोचो ना, जब ये उसका उल्टा है तो 2/1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 2/1, ओके। ये इसका वैल्यू आ गया। चलो यहाँ से यहाँ पर अब देखो एम ए अपॉन आर ए का स्क्वायर। जब डिवाइड में हो रेशियो में हो, कभी भी याद रखना, कोई चीज डिवाइड में हो, किसी के डिवाइड में हो रेशियो में हो, तो उस चीज को कर दो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, कर दो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, और उसे क्या कर दो इनवर्स। तो यहाँ देखो आरबी नीचे था, आरबी को ऊपर ले लो और एमबी को नीचे ले लो। फिर से बता रहा हूँ क्या किया मैंने, कुछ हार्ड नहीं किया। जब किसी नंबर या किसी टर्म के डिवाइड में कोई चीज हो, पहले से ऑलरेडी डिवाइड में हो और वो रेशियो में है, तो उस चीज को उस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो। आज ऊपर ये है, कल ऊपर कुछ भी हो, उसके साथ नीचे वाले रेशियो को कर दो मल्टीप्लाई, बट इस रेशियो को नीचे वाले को उल्टा कर दो, तो आरबी अपॉन एम बी हो गया। अब देखो एम वाले को एम के साथ ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई नीचे डिस्प्लेस कर सकते हैं, ओके। मतलब 5 मल्टीप्लाई 3 करो या 3 मल्टीप्लाई 5 करो तो आंसर तो 50 नहीं आना है ना। तो वैसे ही ये मल्टीप्लाई में ही तो आगे पीछे हो सकता है, तो एम ए अपॉन, सॉरी ऐसा लिखो कि m के बेस में a दिखे और एम बी मल्टीप्लाई आर बी स्क्वायर डिवाइड बाय आर ए का स्क्वायर। यहाँ पर तो 2 था भैया, 2 से डिवाइड किया 1 को, कुछ बदलेगा नहीं, तो 2 ही आने वाला है। यहाँ पर सोचो क्या होगा, आर बी अपॉन आर ए, ओके। हमारे पास पर आर बी अपॉन आर ए का वैल्यू नहीं है, आर ए अपॉन आर बी का वैल्यू है, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, ओके। यहाँ पर वैल्यू लूंगा, पर बताता हूँ क्या होगा, ध्यान दो। यहाँ पर पहले 2 है तो एज इट इज 2 आ गया इक्वल टू, यहाँ पर एम ए अपॉन एम बी है, एम ए अपॉन एम बी मल्टीप्लाई, यहाँ ये दोनों के टकले पर स्क्वायर है, तो फाइनली मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि आर ए
डिवाइड बाय सॉरी आर बी डिवाइड बाय आर ए का स्क्वायर। ओके, दोनों का स्क्वायर है ना। अब इस वैल्यू को उठा सकता हूँ, क्या है 1/2। 1/2 लूंगा कि 2 लूंगा, सोचो क्या लूंगा। यहाँ पर मैं लूंगा 2 लूंगा। वही बोलेगा सर क्यों, अरे बालक ये आर ए अपॉन आर बी का वैल्यू है, यहाँ पर आर बी अपॉन आर ए है, इसका उल्टा है, इनवर्ट एंडो है, तो इसका भी वैल्यू उल्टा कर दूंगा ना। तो फाइनली यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2/1 आएगा और यहाँ 2 तो है। अच्छा, इसका पहले मैंने स्क्वायर साइड ले लिया क्योंकि ये स्क्वायर में नहीं है, ये स्क्वायर में थे, तो पहले इनका स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया साइड में, तो ये वैल्यू रख दिया, होल स्क्वायर है। तो सोचो क्या बनेगा, जल्दी सोचो क्या बनेगा। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही, और 1 से डिवाइड किया कुछ नहीं बदलेगा, और यहाँ क्या है 2। अब यहाँ ये 4 मल्टीप्लाई यहाँ आ गया तो डिवाइड, तो 2 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू एम ए डिवाइड बाय एम बी। अब सोचो 4 अगर कट जाएगा तो कितना आएगा, ये 1 सा ये 2 सा, तो 1/2 बराबर एम ए अपॉन एम बी। और हमें मालूम है क्या निकालना था, एम बी चाहिए था। ओके, मास ऑफ द प्लैनेट बी चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मास ऑफ द प्लैनेट बी इज 2 टाइम्स द मास ऑफ द प्लैनेट ए। ओके, तो फाइनली ये होता है। तो अभी तक हम लोग ने 2 न्यूमेरिकल कर लिए, थर्ड न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जो, अच्छा तुम्हें ये पता होना चाहिए कौन से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा कॉमन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा ए है, सी है, डी है, ई है। ओके, एक्सरसाइज के जो सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस दिया हुआ है, ए सी डी ई। ओके, यही 4 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट जो तुम्हें आना ही चाहिए। ओके, जिसमें से सी वाला हम करने जा रहे हैं। तो सी वाले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास और वेट दिया हुआ अर्थ पे, तो अर्थ पे उसका मास कितना है भैया 5 kg, और उसका वेट कितना है अर्थ पे, वेट कितना है 49 न्यूटन। ओके, क्या निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है उसका रिस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑन दी मून। ठीक है, सेम सेम चीज निकालना है, कहाँ पर, मून पर निकालना है उसका, मतलब मास निकालना है मून पर। मून के लिए m लिख के चलता हूँ बेस में उसके। ओके, मास ऑन मून निकालना है और वेट ऑन मून निकालना है, ये 2 चीज निकालना है। और क्या दिया हुआ है, अज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ जी, जी कहाँ पर, ऑन मून, मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम किसका, जी का वैल्यू ऑन अर्थ। ओके, ये बराबर है, ठीक है। फार्मूला मास का कोई फार्मूला नहीं होता, बट हाँ हमें ये पता है वेट का फार्मूला होता है। वेट निकालने के लिए फार्मूला क्या है, फार्मूला mg। ओके, तो चालू करते हैं। सबसे पहले तो मास ऑन द मून कितना होगा ऑब्जेक्ट का, वो निकाल लेते हैं। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। रीजन क्या दूंगा, मास इज सेम एवरीवेयर, हर जगह मास क्या होता है सेम। वैसे मास और वेट का बीच का डिफरेंस बिटवीन पढ़ाया है, उसमें बताया। ओके, तो मास, अच्छा मास और वेट का डिफरेंस बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है, आने चाहिए। मास ऑन दी मून कितना हो गया भैया 5 kg, क्योंकि मास कभी बदलता नहीं है, बट सिर्फ मास निकालना नहीं, वेट भी निकालना, वेट ऑन मून निकालना। तो फॉर्मूला क्या है m इंटू जी, बट ये m किसका होगा, m कहाँ वाला, अच्छा दोनों जगह सेम ही है, बट मून है तो स्पेसिफिकली m लिखो और m लिखो। चलो m कितना है 5 है, मल्टीप्लाई जी, मून पर कितना होगा जी का वैल्यू पता नहीं है, 1/6 मल्टीप्लाई जी का वैल्यू जो अर्थ पे है, तो 5 मल्टीप्लाई 1/6, और जी का वैल्यू अर्थ पे कितना है 9.8। ओके, जब वैल्यू दिया रहता है 10 तो 10 लेना है, और नहीं दिया तो 9.8 लेना है। 5 का मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर ऊपर जो है सबका मल्टीप्लाई हो गया 49.0 आया, डिवाइड बाय 6 से अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो 6 8 सा, फिर पॉइंट, फिर 10 बचा तो 1 सा, और फिर 4 बचा 0 लगा, फिर 6 सा, फिर 4 बचा 0 लगा 6 सा, ऐसे रिपीट होते रहेगा 6 6। तो मैं अगर इसको रफ करता हूँ तो ये 6 जाते जाते आगे वाले को 7 बनाएगा, और ये 7 जाते जाते आगे वाले को, ये 7 भी आगे जाते जाते 6 को क्या बना देगा 7 बना देगा, एक बढ़ा कर जाएगा क्योंकि 5 से बड़ा नंबर है। तो फाइनली इतना न्यूटन क्या आया भैया, क्या आया वेट ऑन मून। तो फाइनली हमने दोनों निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, और एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल नंबर 4 दिया हुआ है डी वाला, वो क्या दिया हुआ है देखिए। एक ऑब्जेक्ट है जिसको थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड। ओके, अगर कोई सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसको ऊपर की तरफ अपवर्ड थ्रो किया, तो क्या होगा, अगर अपवर्ड जाएगा तो उसका हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या लेते हैं 0, और जी का वैल्यू क्या लेते हैं नेगेटिव। ओके, ये अभी तक याद ही हो जाना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है इसका अपोजिट लेते हैं जब नीचे आता है। ओके, जी का वैल्यू नेगेटिव नहीं लेते। अच्छा, जी का वैल्यू 10 क्यों लिया है, जी का वैल्यू 10 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर 10 दिया हुआ था, अगर 10 नहीं दिया रहेगा तो हम कितना लेंगे 9.8 लेते हैं। ओके, और क्या बोला है, इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है। इसका मतलब स्मॉल u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क,
एंड क्या बोला, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न आने के लिए, कम बैक आने के लिए, मतलब मान लो ये मार्कर, ये ऑब्जेक्ट ये ऊपर गया और ऊपर जाके फिर नीचे आया, ओके, तो रिटर्न आने के लिए उसे कितना समय लगेगा। सेम ऐसी क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया है, जो हमारा पहले वाला जो न्यूमेरिकल था इसके, ओके, मींस हमारा जो एक्सरसाइज नहीं बोल रहा हूँ, जो हमारा सॉल्व एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल में जो छठवां वाला क्वेश्चन है, ओके, पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है, उसमें भी ऐसी बोला अपवर्ड जा रहा है और इनिशियल निकालना कितना टाइम लगेगा टोटल। तो टोटल कितना टाइम लगेगा इसे रिटर्न बैक आने के लिए, मतलब टोटल टाइम निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ पूछा है ना हाउ लॉन्ग विल टेक, इसका मतलब टाइम पूछा है, टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कम बैक, कम बैक वापिस आने के लिए उसे टोटल जो समय लगेगा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये निकालना, दो चीज निकालना। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, हमें फाइनल वेलोसिटी हमें 0 ही लेना है जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, जी का वैल्यू नेगेटिव लेना है, 10 बोला था, हम लोग -10 लेंगे क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ग्रेविटी नीचे खींचती है, प्लस और क्या मालूम है हमें, और कुछ मालूम है, हाउ लॉन्ग, अच्छा हाइट दिया हुआ है, यस, कितने हाइट पर गया, 500 मीटर के हाइट पर गया, हाइट को हमेशा बोला, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, 500 मीटर, ओके। यू निकालना है, पहले अगर यू निकालना और यहाँ पर कुछ भी रिलेशन नहीं दिया, टी का वैल्यू नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, ओके, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs, ओके, एंड क्या बोला फिर, टाइम अगर निकालना और हमारे पास v है, s भी है, v भी है, तो s के संबंध में अगर t का निकालोगे तो हमारा सेकंड इक्वेशन लगेगा s और t का, और अगर t का v के साथ निकालोगे तो पहला वाला निकलेगा, तो मैं v बराबर पहला वाला लेता हूँ, u प्लस gt। दूसरा इक्वेशन लगाते तो भी आंसर आ जाएगा, पहला वाला लगाओगे तो भी, क्योंकि टाइम दोनों वाले इक्वेशन में आता है, ओके, थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग पहले लगाएंगे थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs, v का वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर 0, ओके, इक्वल टू था, इक्वल टू u का वैल्यू वही तो निकालना है, तो u एज इट इज, u स्क्वायर प्लस था, प्लस 2 मल्टीप्लाई g का वैल्यू -10 मल्टीप्लाई s का वैल्यू 500। अगर यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू था, इक्वल टू u स्क्वायर नहीं पता, एज इट इज उतारो, प्लस था, प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 और ये हो गया -10,000, ओके। अब यहाँ माइनस है, यहाँ है तो प्लस हो जाएगा, ओके, तो u स्क्वायर इक्वल टू प्लस 10,000 हो गया, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, u का वैल्यू कितना आएगा, 100 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस मार्कर को मैं थ्रो करता हूं तो ये मार्कर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ओके, कितने हाइट पे पहुंचेगा, 500 मीटर पे। कितने स्पीड के साथ, इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी, स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 100 मीटर पर सेकंड। चलो टाइम कितना लगेगा इसे ऊपर जाने के लिए, पहले वो निकाल लेते हैं। ऊपर जाने का जो टाइम लगेगा मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे कर देंगे तो हमें टोटल टाइम मिलेगा, उसे ऊपर जाके नीचे आने के लिए कितना लगेगा, जाने के लिए जितना टाइम लगता है आने के लिए भी सेम उतना ही टाइम लगता है। तो हम लोग पहले निकालेंगे जाने का कितना लगेगा, तो पहले इक्वेशन अप्लाई करते हैं, v इक्वल टू u प्लस gt, v का वैल्यू 0 इक्वल टू u का वैल्यू जाने वाला ले रहे हैं, जहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है तो 100 के साथ फेंका था, प्लस g का वैल्यू -10 ऊपर जा रहा है ना, मल्टीप्लाई t तो निकालना है, तो 0 यहाँ क्या भैया 100 और यहाँ क्या हो गया -10t, -10t इधर आया तो +10t हो गया इक्वल टू 100, 10 इधर मल्टीप्लाई इधर गया तो डिवाइड, ओके, तो 100 डिवाइड बाय 10, t का वैल्यू कितना आया 10 सेकंड। मतलब ये ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा 10 सेकंड, पर इसने पूछा हाउ लॉन्ग कम बैक टू द अर्थ। कम बैक टू द अर्थ का मतलब होता है वापस अर्थ पे भी आएगा, इसका मतलब हमें टोटल टाइम निकालना है, तो मैं इसे लिखूंगा टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कम बैक टू दी कहाँ भैया, टू दी अर्थ पे आने के लिए कितना समय लगेगा टोटल, तो 2 मल्टीप्लाई जाने के लिए कितना लगा था 10 सेकंड, तो अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 सेकंड, मतलब 20 सेकंड आंसर होगा। उसको ऊपर जाके नीचे आने के लिए टोटल कितना लगने वाला है, 20 सेकंड लगने वाला है, ओके। तो फाइनली ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था हो चुका है, और जो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला एक बॉल है फॉल ऑफ अ टेबल, मतलब एक बॉल है, इस बार एक कोई टेबल है,
ओके, उस टेबल से ये बॉल नीचे गिर रहा है। ओके, ग्राउंड, मान लो ये ग्राउंड है, सपोज ये ग्राउंड है। ग्राउंड पे इस ऑब्जेक्ट को आने के लिए टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 1 सेकेंड। ओके, और क्या बोला है? टेबल से फॉल हुआ, फॉल मतलब गिरा भैया, 1 सेकंड लगा गिरने में। अज्यूमिंग जी का वैल्यू 10 लेना। अच्छा, इस बार नीचे आ रहा था, जी का वैल्यू क्या लेंगे हम? हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एज वेल एज हमारा यू का वैल्यू क्या होगा? यू का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ऊपर जाते तो v, अभी इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में v का वैल्यू 0 लिया था क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था, फ्रॉम अपवर्ड था। यहाँ पर नीचे आ रहा है। ओके, कैलकुलेट दी स्पीड जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो जब ग्राउंड को टच करेगा वो ऑब्जेक्ट, तो ग्राउंड को जब टच करेगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा? मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? v चाहिए, और क्या चाहिए? हाइट कितनी होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है। और मैंने बताया हाइट मतलब s होता है, तो हमें s निकालना है। ठीक है, तो गिवन क्या क्या दिया है? u का वैल्यू 0 लेंगे। 0 क्यों ले रहे हैं u का वैल्यू? क्योंकि कहाँ जा रहा है? नीचे आ रहा है। ओके, g का वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। क्यों पॉजिटिव लेंगे? क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है। टाइम दिया हुआ है, कितना बोला? टाइम 1 सेकेंड। और क्या दिया हुआ है? ओके, अब निकालने के लिए हमें बोला है, क्या निकालने के लिए बोला है? स्पीड। जब वो नीचे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी, क्वेश्चन मार्क। और क्या बोला है? हाइट। हाइट पूछा है। हाइट मतलब क्या होता है? हाइट पूछा था ना, हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट, एस क्वेश्चन मार्क है। अब खुद सोचो, टी है, वी निकालना है, टी दिया है, वी निकालना है। टी और वी का रिलेशन देने वाला पहला इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ओके, तो इससे निकल जाएगा v, और s निकालना है, s है, t है, s निकालना है, t है। तो सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, तो फाइनली ऐसे करके हमारा दोनों कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो ये दोनों इक्वेशंस को रखना है और आंसर आ जाएगा। चलो, तो हमारा जो सबसे पहला इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। ओके, v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू वही तो निकालना है, इज इक्वल्स टू, इक्वल टू है, इक्वल टू। u का वैल्यू कितना है? u का वैल्यू 0 है, प्लस है, प्लस g का वैल्यू 10 मल्टीप्लाई t का वैल्यू 1। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी होने वाली है? 10 मीटर पर सेकंड। तो v की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, बट हमें v सिर्फ निकालना है, नहीं s भी निकालना है। तो सेकंड इक्वेशन रखेंगे s का निकालने के लिए। s का सेकंड इक्वेशन क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, s की वैल्यू कितनी नहीं पता है, एज इट इज उतारना, इक्वल टू द इक्वल टू। u का वैल्यू कितना? u का वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाई, बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई, t का वैल्यू 1 प्लस है, प्लस हाफ, हाफ मल्टीप्लाई, g का वैल्यू 10, 10 मल्टीप्लाई, t का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर। ओके, तो 0 में 1 मल्टीप्लाई हुआ 0, यहाँ कुछ नहीं है तो s है। ओके, s ऐसी एज इट इज उतारोगे तब तक जब तक उसकी वैल्यू पता नहीं चलती। वैसे भी इसका वैल्यू पता नहीं है ना, तो s ऐसे उतरेगा। यहाँ प्लस है, प्लस हाफ किया 10 को तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ क्या होगा? 0 प्लस करके कुछ बदलेगा नहीं, और 5 1 सा 5। तो हाइट कितना है? 5 मीटर। ओके, तो फाइनली हमारा दोनों कैलकुलेट हो गया। दो चीज कैलकुलेट करने के लिए बोला था। एक बोला था कि हमें उसका कैलकुलेट करो स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। जब ग्राउंड पे पहुंचेगा, ये ऑब्जेक्ट सपोज गिर रहा है तो ग्राउंड है, ग्राउंड पे जब पहुंचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी एंड में। ओके, और उसकी हाइट कितनी है, तो हाइट भी निकाल ले। तो फाइनली ये दोनों हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, और ये जो न्यूमेरिकल नंबर 6 दिया हुआ है आपका टेक्स्ट बुक में, वो न्यूमेरिकल नंबर 6 देखने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 जो दिया हुआ है, इसमें जो नंबर्स दिए हुए हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट दिए हुए हैं, बट फिर भी एग्जाम में जो नंबर्स आते हैं वो ऐसे नंबर्स आते हैं कि अपॉन में रखने पर कट जाए। ओके, और ऐसे डिफिकल्ट नंबर भी आया तो इजी वे में कैसे कैलकुलेट करें, मैंने आपको थोड़े पहले जो न्यूमेरिकल्स रहे हैं वहां पर सिखाया, और इसी न्यूमेरिकल में भी बताऊंगा कि इजी वे में कैसे कट करके हमारा परफेक्ट नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझो क्या दिया, मास ऑफ दी अर्थ एंड दी मून। सपोज ये अर्थ हो गया और सपोज ये मून हो गया। ओके, दोनों का मास दिया हुआ है। फिर दोनों का मास देने के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ? 3.84 मल्टीप्लाई 10 कितना दिया है? 5 किलोमीटर दिया। और हमें मालूम है डिस्टेंस कभी किलोमीटर नहीं मीटर में होना चाहिए। तो 3.84 मल्टीप्लाई 10⁵ को मैं 10⁸ करूंगा, मतलब मैंने 3 जीरो बढ़ा दिया। 3 जीरो क्यों बढ़ाया? क्योंकि किलोमीटर में नहीं रखना, किसमें रखना? यूनिट मीटर। ओके, अब यूनिट मीटर लिखूंगा क्योंकि 3 जीरो बढ़ा दिया, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई किया इस नंबर को। ओके, तो रेडियस दिया। और क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स अगर दो ऑब्जेक्ट का निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट का अगर निकालना तो कैपिटल G m1 m2 upon r square, where r is the distance between that two object and m1 is the mass of first object and m2 is the mass of second object। दोनों ऑब्जेक्ट का मास पता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। m1 पहले ऑब्जेक्ट का मास कितना है?
6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। ओके, m2 मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट कितना है 7.4 मल्टीप्लाई 10⁻22 kg। ओके, मास kg में ही होना चाहिए। डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3.84 मल्टीप्लाई 10⁻5 की जगह मैं क्या लूंगा 8 लूंगा। रीजन बताया 8 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं मीटर ले रहा हूँ। यूनिट क्या ले रहा हूँ मीटर, और मीटर ही लेना पड़ेगा आपको। ओके, किलोमीटर नहीं ले सकते। तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई किया। 1000 मतलब 10⁻3, 100 मतलब कितना होता है 10⁻2, वैसे 1000 मतलब कितना होता है 10⁻3, तो 10⁻3 इसमें ऐड हो गया। ओके, क्योंकि ये मैं किलोमीटर नहीं मीटर ले रहा हूँ। और कैपिटल जी का वैल्यू तो पता ही है 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिया रहे वैल्यू या ना दिया रहे, कैपिटल जी का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। चलो, तो हम चालू करते हैं हमारा सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले हम डायरेक्टली पहले फार्मूला उतारते हैं। ओके, अभी तक आपका हैबिट हो जाना चाहिए कि सबसे पहले हमें क्या उतारना होता है, एज इट इज फार्मूला। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है कैपिटल जी मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो एफ तो कैलकुलेट करना है, तो ऐसे ही छोड़ दो। कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अच्छा मल्टीप्लाई 10⁻−11। कैपिटल जी का वैल्यू m1 कितना है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24। ओके, मल्टीप्लाई m2 मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट 7.4 मल्टीप्लाई 10⁻22। ओके, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना दोनों के बीच का 3.84 मल्टीप्लाई 10⁻8 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर होता है ना। चलो, अच्छा ऊपर का पहले क्या करेंगे सिखाया हूँ। पहले क्या करते हैं, नंबर को साइड में ले लेते हैं। नंबर तुम लोग साइड में आ जाए। चलो 6 7 ना लेके क्या लेते हैं 6 7 ना लेके सिर्फ 7 लेते हैं, 6.7 लेते हैं। चलो, तो 6.7 और 6 का मल्टीप्लाई होता है तो बताया हूँ 40.2 आता है। ओके, ये याद ही हो जाना चाहिए आपको। इसके पहले वाले जो न्यूमेरिकल्स रहे हैं, मतलब जो हम लोग ने किए सॉल्व एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, पेज नंबर 6 और 7 पे दिया हुआ है। ओके, वहाँ पर यही न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। वहाँ पर भी अर्थ और दूसरा ऑब्जेक्ट है ऐसे ही दिया हुआ है, महेंद्र है। ओके, मल्टीप्लाई अब 10⁻2 का ले लो। पहले रेशटू पे -11 है, +24 है, +22 है। ओके, कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना आएगा। डिवाइड बाय 3.84 दो बार लिख लो, स्क्वायर है मतलब दो बार उसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई होता है। तो 3.84 का दो बार मल्टीप्लाई 10⁻2 कितना है भैया 10⁻8 का कितना जाएगा दुगना मतलब 16 हो गया। ओके, चलो यहाँ पर कितना है 40.2 मल्टीप्लाई 7.4 मल्टीप्लाई ऊपर कितना हो गया 10⁻2, ये 11 इसमें चला गया तो 11 बचा, 11 इसमें प्लस कर दिया, 11 प्लस किया तो 25 हो गया, 25 और 10 सॉरी 25, हाँ 25 और 10 कितना हो गया 35। 10:16 है, ऊपर जाएगा तो 10:-16 हो जाएगा। ओके, डिवाइड बाय नीचे क्या है 3.84 मल्टीप्लाई 3.84। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके 384 अगर दोनों का मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो आंसर आने वाला है वो आएगा 147456। ओके, ये नंबर आएगा, तो आप करके देखो 4, ये मल्टीप्लाई तो आपको आना चाहिए 3 डिजिट का 3 डिजिट के साथ, बहुत बड़ा मल्टीप्लाई नहीं है। अभी यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, यहाँ पर 2 डिजिट, पॉइंट पे पहले ध्यान नहीं देने का। अभी आंसर आ गया ना 384 का मल्टीप्लाई करके इतना आंसर आएगा। अब पॉइंट 2 डिजिट के बाद था, यहाँ पर भी 2 डिजिट, मतलब टोटल आंसर आने के बाद 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना। तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद क्या करना है पॉइंट लगाना। ठीक है, लगा दिया। अब इसके बाद क्या है, हाँ ऊपर का देख लेते हैं। चलो, अच्छा 402 का 74 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो। ओके, 748 मल्टीप्लाई करने पर इनका आंसर आएगा। ओके, तो ये अब देखो यहाँ पर भी एक डिजिट और एक डिजिट, फाइनल इस साइड भी एक डिजिट के बाद पॉइंट था, इधर भी एक डिजिट के बाद क्या था पॉइंट था। तो फाइनल जो आंसर आएगा उस आंसर के 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगे, तो आंसर क्या है 29748 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। बीच में मल्टीप्लाई था 10⁻2 कितना है 35 - 16 डिवाइड बाय नीचे कितना है, अच्छा इसको छोटा करना मैंने सिखाया है 6 है पॉइंट के बाद, ये तरीका याद होना चाहिए 6 है। अब 6 5 से बड़ा नंबर है तो ये जाते जाते आगे वाले को एक बढ़ाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 5 क्या बन जाएगा 6। अब ये 5 क्या बन चुका 6, अब ये 6 जाते जाते आगे वाले को एक बढ़ा कर जाएगा क्योंकि 5 से बड़ा है, तो ये भी 5 बन गया। और 5 आगे, अब 5 जाते जाते आगे को एक को बढ़ा कर जाएगा, मतलब ये 7 क्या बन जाएगा 8। तो नीचे क्या आएगा 14.8। ओके, ठीक है, अब इसको भी कन्वर्जन कर देते हैं 297 पॉइंट, ये 8 जाते जाते इसको 5 बना देगा। ओके, अब यहाँ क्या है मल्टीप्लाई 10⁻2 कितना हो गया 35 में से 16 गया तो 5 गया और 1 गया तो 29 में से 19। ओके, और डिवाइड बाय क्या है 14.8। अब ये 14.8 है, अभी यहाँ पर ध्यान दो। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि
यस, इसको कन्वर्जन अगर करने जाएं या फिर क्या करते हैं, इसको हम ले लेते हैं 2 के टेबल से कट करते हैं। देखो ये 5 है, ये ना इसको क्या शिफ्ट कैसे करें। यस, इसको पॉइंट को और शिफ्टिंग करते हैं, पॉइंट का शिफ्टिंग करते हैं। यस, ध्यान दो यहाँ पर आप ये देखिए, ये जो पॉइंट है, अब ये क्रिटिकल कंडीशन है, इसे क्रिटिकल कंडीशन को कैसे सॉल्व करें। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट में कन्वर्ट करता हूँ, ये पॉइंट को इधर शिफ्ट करता हूँ। तो अगर 29 पॉइंट हो जाएगा, तुम बोलोगे सर ये पॉइंट तो 7 के बाद आपने इस तरफ कैसे ले लिया, तो ये जो 10 है ना, एक बढ़ जाएगा, ये 20 हो जाएगा। सर ये कैसे हुआ, अरे पॉइंट इस तरफ शिफ्ट होता है ना, तो इसका धीरे धीरे पॉइंट जब इस तरफ शिफ्ट होता है ये नंबर बढ़ता है, ओके। और ये पॉइंट अगर इस तरफ शिफ्ट होता तो ये नंबर घटता। अभी इस तरफ शिफ्ट हुआ ना, ये नंबर छोटा हो गया ना, मतलब इसके अंदर का 10 मैंने कॉमन निकाल दिया है, तो 10:1 बढ़ गया इसके, ओके, मतलब 19 से 20 हो गया। और डिवाइड बाय क्या है, 14.8। अब आप थोड़ा ध्यान से सोचिए, इसका दुगना नहीं है ये, आप थोड़ा दिमाग लगाकर सोचिए। कभी भी याद रखना, डिवाइड करने के टाइम पे ऊपर वाला नंबर भी छोटा कर लो, इसको भी छोटा कर लो, तो जब सेम सेम आ जाएगा ना पॉइंट के बाद, तो थोड़ा सोचिए। ये 5 जाते जाते क्या करेगा, 5 जाते जाते 7 को क्या बना देगा, 8 बना देगा, ओके। अब ये नंबर सोचिए आप, ये 14 का दुगना किया तो 28 आता है, तो अप्रॉक्स तो उसके दुगने के बराबर है, तो आंसर जो आने वाला है 2 पॉइंट करके ही कुछ आने वाला है। तो मैं अप्रॉक्स क्या लेता हूँ, 2 पॉइंट, या तो अप्रॉक्स में इसका दुगना ही ले लेता हूँ, और क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कितना है 10:20 ले लेता हूँ, और ये सिंबल ऐसे दिखाता हूँ, ओके। किसका वैल्यू आया, एफ का। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स आया न्यूटन में, ओके। कितना आया, 2 × 10⁻20 न्यूटन। आपके टेक्स्ट बुक में भी सेम दिया हुआ है। बस अब आप बोलोगे सर ये डिवाइड करने का, तो ये डिवाइड करने का मैंने बताया, यहाँ अप्रोक्सीमेशन एंड में आके थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आप सोचो कि इसको 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट जब बचेगा तो इसका ये दुगना दिख रहा है, ओके, दुगना के आसपास है। तो मैंने पहले से सिखाया, आज यहाँ टैली हो रहा है कि उसका उतना ही आ गया, नहीं मेरा अगर वहाँ कुछ भी आया रहता ना, मेरा यही आता, मेरा ये क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर दिमाग लगा इसके दुगने के बराबर है। आपने इतना न्यूमेरिकल देखा तो आपका ये लास्ट न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का। अब मैं ये चीज आपको बता दूं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनके जो नंबर्स दिए रहते हैं वो नंबर्स ऐसे रहते हैं कि इजीली कटते हैं, ओके। यहाँ पर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में थोड़े हार्ड न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, बट फिर भी उसको इजी वे में कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, मैं बता रहा हूँ, ओके। ध्यान दीजिए, इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है कि मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, मास ऑफ द अर्थ दिया है, ठीक है, कितना दिया मास ऑफ द अर्थ, अच्छा 2 ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, तो m1 और m2, नहीं, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते क्या दिया हुआ है। देखो क्या लिखा था, मास ऑफ द अर्थ इतना है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, सन और ये हो गया अर्थ, ओके, और ये हो गया सन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ, कितना है डिस्टेंस, 1.5 × 10⁻11 मीटर। देखो इस बार मीटर दिया हुआ है, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस किलोमीटर में दिया तो उसे मीटर में कन्वर्ट करो, 10⁻3 बढ़ा दो, पर अभी यहाँ ऑलरेडी मीटर में दिया है, किलोमीटर में नहीं दिया है, तो इसे एज इट इज रहने दूंगा, मीटर दिया, सही दिया। ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में कितना लग रहा है वो भी दिया, एफ का वैल्यू इस बार दिया हुआ है, ओके। इस बार एफ का वैल्यू नहीं पूछा है, तो पूछा क्या है इस बार, ओके, मास ऑफ द सन पूछा है, मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट का मास पूछा है, मास ऑफ द सन पूछा है, ओके। तो मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दिया है, कितना है मास, अर्थ का मास वैसे भी याद है 24 kg, ठीक है। और क्या दिया हुआ, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ, मतलब r दिया हुआ, कितना दिया दोनों के बीच का डिस्टेंस, 1.5 10⁻11 मीटर। और क्या दिया, दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी दिया, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, 3.5 × 10⁻22 न्यूटन लग रहा है। और कैपिटल जी का वैल्यू तो हमें पता ही है, 6.7 × 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ओके। तो ये 4 चीजें दी हुई है, ठीक है। m निकालना है, फोर्स हमें मालूम है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या था, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है ही क्या। देखो फॉर्मूले में ना सब नोन होना चाहिए, सब पता होना चाहिए, एक ही अननोन होना चाहिए। तो इसमें 5 चीजें, 1 2 3 4 5, जिसमें से ये हमेशा पता होता है, ये पता है, इस बार ये नहीं पता है, ये पता है, ये पता है, सब पता है, इसमें से एक अननोन है, एक नहीं पता है, तो वो तो हम ढूंढ लेंगे ना, निकाल लेंगे इधर उधर भेज के, ओके। तो चालू करते हैं। सबसे पहले यस, फॉर्मूला एज इट इज उतारना इज कंपलसरी, कैपिटल F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ओके। F का वैल्यू इस बार दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना, 3.5 × 10⁻22, ओके। न्यूटन है तो उसका यूनिट नहीं लिखेंगे, कभी भी याद रखना, किसी का भी यूनिट नहीं लिखते। कैपिटल जी का वैल्यू 6.7 × 10⁻11 मल्टीप्लाई m1 पहले ऑब्जेक्ट का मास 6 × 10⁻24 डिवाइड बाय सॉरी मल्टीप्लाई m2, यही तो निकालना है। फिर r का स्क्वायर, r डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, डिस्टेंस दिया है 1.5 × 10⁻10 कितना है
11 का होल स्क्वायर। चलो यहाँ पर ये 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻22 एज इट इज इक्वल टू है इक्वल टू 6.7 और 6 का मल्टीप्लाई बोला था, याद हो जाना चाहिए, 40.2 आता है। 40.2 मल्टीप्लाई 10⁻11 है, 10⁻24 है, कितना हो गया -11 24 का, -11 गया 24 में से, तो कितना बचा 13 बचा। ओके, और मल्टीप्लाई क्या है भैया m2 है, डिवाइड बाय नीचे क्या होगा 15 का 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 10⁻11 है, तो कितना हो गया 10⁻22 हो गया, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर मतलब उसका मल्टीप्लाई रेशो का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 2 सा 22। ओके, 1.5 का मल्टीप्लाई 1.5 मतलब 15 का 15 में मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर तो हमें याद ही है ना। ओके, 40.2 मल्टीप्लाई 10⁻13 जो है मल्टीप्लाई 10⁻−22 हो गया। अब बोलोगे सर ये कहाँ से आया, ये कहाँ, अरे ये नीचे था ना, तो रेशो में प्लस में, ओके 22 प्लस में 10⁻+22 है, जब यही 10⁻22 ऊपर चला जाएगा तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो पहले डिवाइड में है, हो गया ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, पर इसका रेशो जो था प्लस वाला वो माइनस में हो गया, 10⁻−22 हो गया, डिवाइड बाय सिर्फ नीचे तो 15 × 15 तो 225 होता है, और एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो फाइनल 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये नीचे बचा। ओके, और यहाँ एज इट इज 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻22, इसका हम लोग देखेंगे, पहले यहाँ पर ध्यान दो। ओके, यहाँ पर ध्यान दो क्या बचेगा और क्या हुआ यहाँ पर, तो यहाँ बचा हमारा क्या बचेगा 40.2 मल्टीप्लाई 10⁻−22, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया -22 13, तो यहाँ बचा 7 और 7 और 2 7 2 9, तो -9 बचा इस बार, और मल्टीप्लाई m2 तो है ही जो निकालना है। ओके, और 2.25, अच्छा मैं बताया 5 बड़ा नंबर है, जाते जाते 2 को क्या करके जाएगा, एक बढ़ा के जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2.3 हो गया। ओके ठीक है, और यहाँ पर 3.5 है, ठीक है। अभी ये यहाँ डिवाइड है, ये नीचे क्या है डिवाइड है, ऊपर गया तो मल्टीप्लाई, तो ये 3.5 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, कौन यहाँ डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻22, यहाँ इक्वल टू है इक्वल टू। ओके, अच्छा एक चीज सोचिए यहाँ पर ये, ओके क्या बचा 40.2 मल्टीप्लाई, ओके मल्टीप्लाई 10⁻−9 मल्टीप्लाई m2। अब यहाँ पर सोचिए m2 यहीं रहने देता हूँ, ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा इसको यहीं रहने देता हूँ m2 को, तो 3.5, अच्छा 3.5 का अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो कितना हो जाएगा, देखिए 35 23 मल्टीप्लाई कर लो, 3 बचे 15, एक लगा से देखा 9 1 10 और 5 70, ओके 5 0 0 8 805, अच्छा एक डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो फाइनल आंसर आने के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ गया। ओके 8.05 हो गया मल्टीप्लाई 10⁻2 कितना है, अच्छा 10⁻22, यहाँ ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, तो ये क्या हो गया 40.2 मल्टीप्लाई 10⁻−9 इक्वल टू सिर्फ m2 बचा है। ओके, अब जो ये मेरा m2 है सीधा लिख लेता हूँ, तो m2 बराबर क्या हो गया, m2 बराबर क्या हो गया 5 जाते जाते 0 को क्या बनाएगा 1 बना देगा, क्योंकि 5 है ना, 5 या 5 से बड़ा नंबर रहता है तो जाते जाते आगे वाले को 1 बढ़ा कर जाता है, तो ये 0 क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो क्या आएगा 8.1 मल्टीप्लाई 10⁻22 मल्टीप्लाई 10⁻2, अरे 10⁻−9 है ना, ऊपर भेज दो इसको, 10⁻2 क्या हो गया +9 डिवाइड बाय नीचे क्या बचा सिर्फ 40.2। ठीक है, अभी ध्यान दो यहाँ पर, अब पूरा अपना ध्यान यहीं पर बनाए रखो, ध्यान दो। अभी यहाँ पर ये कितना है 10⁻22 और 10⁻9 कितना हो गया, सोचो कितना हो गया 40.2, यहाँ मल्टीप्लाई 10⁻9 जोड़ा तो ये हो गया 31, 10⁻31, अगर पॉइंट के बाद 1 है, ओके पॉइंट के बाद कितना है 1 है, और मैं इस 1 को अगर उड़ा दूं, ओके ध्यान दो आप, अगर मैं मान लो इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से, इसका एक 0 यहाँ पर, अब देखो इसको शिफ्टिंग बोलते हैं, अगेन यहाँ क्या करने जा रहा हूँ मैं, शिफ्टिंग वाला पार्ट यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान दो m2 इक्वल टू, यहाँ पर अगर ये अपना एक 0 देगा तो ये 81 हो जाएगा, डिवाइड में कितना है 40.2 मल्टीप्लाई कितना हो गया 10⁻30, 30 क्यों बचा 31 से एक अपना 0 इसने इसको दे दिया, तो ये पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो गया। ओके, तो 81 हो गया। अब आप सोचो 40 का दुगना कितना होता है 80 होता है, तो अगर मैं इसको 41 सा काट दूं और ये 42 सा काट दूं तो 2 मल्टीप्लाई आ गया, मतलब मेरा 2 मल्टीप्लाई 10⁻30। अरे ये दिखाना नहीं है 1 सा काटा 2 सा काटा, डायरेक्टली लिख देना, और यहाँ इक्वल टू नहीं लिखना है, क्या लेना है अप्रोक्सीमेशन।
तो ये हमारा m2 का वैल्यू आया, कितना kg में आया, ओके, क्योंकि मास किसमें होता है kg में। अब आप बोलोगे सर टेक्स्ट बुक में तो 1.96 है, हालांकि मैंने क्या बोला है कि हमारा अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू है, सर इसका मार्क्स मिलेगा, अरे पूरा पूरा मिलेगा। एग्जाम में पहला चीज ऐसा नंबर आता है कि वो ऊपर नीचे कट जाए इजी वे में, और दूसरा चीज ये होता है कि अगर तुम ऐसे कट करके चलते हो तो इस आंसर गलत नहीं है, ये भी सही है, हमने इसको अप्रोक्सीमेशन का साइन दिया है, इक्वल टू नहीं है, इसको बोलते हैं अप्रोक्स, ओके, अप्रोक्सीमेटली इतना ही होगा, अप्रोक्स के आसपास ही होगा, ओके। कैसे अंदाजा लगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर देखा कि इसको सिर्फ पॉइंट इधर शिफ्ट कर दो, मैं पहले मिटाने जा रहा था पॉइंट का ओवर शिफ्टिंग, पर सोचा अगर ये पॉइंट इधर हो जाता तो ये 81 होता और ये 40 उसके दुगने के आसपास ही है, तो मैं इसको डायरेक्टली दुगना क्यों ना लिख दूं, मतलब 81 आ जाएगा ऊपर और नीचे 40 है, इसका जीरो स्क्वायर मिला तो 81 हो गया। अगर 40 से डिवाइड किया 42 से 80 होता है, तो मैंने डिवाइड कर दिया डायरेक्टली 2 अप्रोक्सीमेशन लिख दिया, ये आ गया मेरा आंसर। इसको बोलते हैं इजी वे में हाउ टू कैलकुलेट द परफेक्ट आंसर, ओके। तो फाइनली हमारे सब न्यूमेरिकल होते हैं खत्म, और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल खत्म हुए हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, एंड उन्हें बताएं कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है, ओके, जिसपे आपको इजी वे में एक्सप्लेनेशन मिलेगा, कैसे साइंस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, कैसे टॉपिक्स को समझें और कैसे एग्जाम में लिखें, और कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आपको कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैंने बताया था, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल में जो न्यूमेरिकल नंबर 5वें का A C D E, यही 4 न्यूमेरिकल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और बाकी ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट नहीं हो। चौथा वाला क्वेश्चन भी जो दिया ब्लू कलर से बोल्ड करके लिखा हुआ है, ओके, √80 टाइम्स जो लिखा वो भी बहुत पकाऊ क्वेश्चन है, मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया, बट हाँ वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, जो पूछा जाता है उस पर ध्यान दीजिए। आप इजीली 95 प्लस स्कोर कर ही सकते हो, 100 थोड़ा और मेहनत लगेगा पर आप स्कोर कर सकते हो, साइंस में बहुत ईजी है, ओके। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।